जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी को उस गोल्ड टीयर के मॉन्स्टर की लूट के अंदर एक अच्छा सा डैगर मिल गया था जिसके अंदर एक यूनिक इफेक्ट भी था। फिर उसे अपनी क्लास को एडवांस कराने के लिए कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत थी, तो चारों तरफ मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। छोटा या बड़ा सारे मारे जाते हैं और क्विंग फेंग सक्सेसफुली अपनी क्लास एडवांसमेंट को कंप्लीट कर लेता है। उसका पूरा लुक बदल जाता है, उसकी पावर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। फिर उसे एक चारों तरफ अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि गॉड फोर्सेकन कॉन्टिनेंट का टेलीपोर्टेशन सर्कल ओपन होने वाला है। ये सुन के क्विंग फेंग बहुत एक्साइटेड होने लग जाता है। और दूसरी तरफ रियलिटी में दाजियांग इंडस्ट्रीज पे पुलिस ने छापा मार दिया है और लगभग सारे लोगों को इन्हें अरेस्ट कर लिया है। कुछ लोग अब भी गॉड फोर्सेकन वर्ल्ड में हैं, पर खाना खाने के लिए उन्हें रियलिटी में वापस आना ही पड़ेगा, तो पुलिस उन्हें तभी अरेस्ट कर लेगी। और अथॉरिटीज में बड़े बड़े लोग भी सैडो के लिए शुक्रगुजार थे, क्योंकि उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों के बारे में और इस गेम के बारे में प्रोवाइड की थी। दूसरी तरफ एमसी टाउन में आ चुका है गॉड फोर्सेकन कॉन्टिनेंट में जाने के लिए, और वो टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट करके सीधा उसी कॉन्टिनेंट में आ जाता है। अंदर आते ही वो घूमने लग जाता है और उसे नॉस्टैल्जिक फील हो ही रहा था। तभी उसके ऊपर पीछे से कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, पर वो आसानी से इन सबको निपटा देता है। फिर वो फुल स्पीड में एक डायरेक्शन में भागने लग जाता है और वो हमें बताता है कि इसी डायरेक्शन में उसकी गॉड स्लेयर गिल्ड का पहले बेस हुआ करता था उसकी पिछली जिंदगी में। और यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है चारों तरफ टूटी फूटी बिल्डिंग्स के बीचों बीच एक स्टेज जैसी जगह पे हमें किसी के स्टैच्यू को दिखाया जाता है जिसके हाथ में अजीब सी बर्ड्स हैं। इसी स्टैच्यू के नीचे हमें एक टीम की परछाइयां दिखाई जाती हैं जिसके लोग आसपास घूम रहे थे, और हमें दिखाया जाता है ये है वांगमिंग की टीम। लिटिल ब्लैक आसपास देखते हुए हैरानी से कहती है, वाओ, तो ये है गॉड अबेंडेंट कॉन्टिनेंट। वांगमिंग कहता है, ये देखने से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी मॉडर्न सिटी का रूइन है। ये सुन के तो लिटिल ब्लैक भी थोड़ा सोचती है और फिर वो बताती है कि ये तो थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी लिटिल ब्लैक एक टावर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वेट, क्या ये जांघाई सिटी का रूइन है? तो गुइयो कहती है, हाँ एकदम सही, ये जांघाई सिटी का टावर ही है और ये तो अब भी खड़ा है। फिर लिटिल ब्लैक अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाने लग जाती है और वो देखते हुए कहती है कि किसी ने बोला था कि ब्रदर शैडो भी यहाँ पर ट्रांसफर होके आ गए हैं, आखिर वो कहाँ है, वो इधर तो नहीं है। तो गुइयो थोड़ी सरकास्टिक स्माइल के साथ कहती है, हे बिग प्लम, तुम इतना पैनिक मत करो, वो गायब हो सकता है। तो बगल की जमीन से दो मॉन्स्टर निकल के इनकी तरफ हमला करने के लिए आगे आ जाते हैं। वांगमिंग हमेशा की तरह अलर्ट रहता है, पर ये देख के तो ये भी बहुत कंफ्यूज हो गया था और वो चिल्लाता है, बच के रहना, यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं। वांगमिंग सबसे आगे शील्ड लेके खड़ा हुआ था, तो पीछे से गुइयो इसकी तरफ अपना उल्लू भेज के इसकी सर पे बैठा देती है और वो इसके ऊपर स्प्लिट प्रोटेक्शन कास्ट कर देती है। ये एक तरह का बफ है जो वांगमिंग की पावर डिफेंस रिएक्शन स्पीड को इंक्रीज करेगा। तभी वो दोनों अर्थ सेकर्स भी एक साथ इन लोगों की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी वांगमिंग सबके ऊपर अपनी शील्ड को कास्ट करता है, तो वो दोनों ही मॉन्स्टर्स पागलों की तरह वांगमिंग की शील्ड से टकराते हैं और 500 का डैमेज खा लेते हैं। पर इस हमले से वांगमिंग की भी चीख निकल गई थी। ये हमला सच में ताकतवर था, पर वो तो शुक्र है कि पीछे से गुइयो अपने अलग अलग हीलिंग स्पेल्स से वांगमिंग की मदद की जा रही है। और वो कहती है, सावधान रहना, इवन यहाँ के नॉर्मल ग्रेड मॉन्स्टर्स की ताकत भी स्मॉल टाउन के सिल्वर रैंक बॉसेस से ज्यादा है। तभी इन्हीं की टीम का एक आर्चर एक पावरफुल सा एरो शूट कर देता है जिसका नाम था बाइंडिंग एरो। ये एरो जाके ही अपना काम करता है और इन दोनों के दोनों ही मॉन्स्टर्स को आसानी से जकड़ लेता है। ये देख के उनका आर्चर बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी से चिल्लाता है, ये मॉन्स्टर्स क्राउड कंट्रोल स्किल्स में बहुत कमजोर हैं, तो मैं इनको लॉक करके रखूंगा और बाकी तुम सब ऑल आउट जाओ और अपनी पूरी पावर से इन सबको खत्म कर दो। बगल में लिटिल ब्लैक भी अपने स्पेल को चैंट कर रही थी। फिर वो अपनी स्टाफ को ऊपर आसमान में उठाती है जिसके ऊपर से बहुत ही पावरफुल फायरबॉल जनरेट सी होने लग जाती है और वो चिल्लाती है, प्रोफेटिक फायरबॉल। इसके अंदर से एक पावरफुल फायरबॉल निकलती है जो जाके दो में स्प्लिट होके इन दोनों से एक साथ टकराती है और एक ही हमले में ये दोनों के दोनों ही मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। वो आर्चर अपना बो उठा के जोर से चिल्लाता है, हाँ, हमने इन मॉन्स्टर्स को हरा दिया, ये कितना कूल था। लिटिल ब्लैक तो खुशी के मारे नाचने ही लग जाती है और वो गाना गाने की बजाय ला 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 करने लग जाती है। फिर वांगमिंग गुइयो से कहता है, गुइयो अपने आउल को आसमान में उड़ाओ ताकि वो आसपास का एरिया स्काउट कर
कर सके। तो गुइये भी कुछ मंत्र पढ़ते हुए ओके कर देती है। फिर अगले ही पल उसका आउल आसमान में उड़ने लगता है। थोड़ी ऊंचाई पे आते ही इसको चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और गुइये कहती है कि ये प्लेस तो मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं और हमारी पिछली फाइट्स ने तो और भी मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर लिया है, बहुत से मॉन्स्टर्स हमारी तरफ ही आ रहे हैं और मुझे तो आसपास दूर दूर तक कोई टाउन कोई सेफ जोन कहीं नहीं दिख रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन? ये सुन के तो सारी टीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वार्मिंग चिल्लाता है कि क्या यहाँ कोई सेफ जोन ही नहीं है? इनकी टीम का आर्चर चिल्लाता है आखिर इस कॉन्टिनेंट के साथ चल के रहा है, ये अचानक से इसे सर्वाइवल गेम में कैसे बदल गया? ये सुन के लिटिल ब्लैक भी बहुत डर चुकी थी और वो अपनी स्टाफ को टाइटली पकड़ते हुए जोर से चिल्लाती है, शाओये क्या तुम बॉस शैडो को ढूंढने की कोशिश कर सकती हो? ज्यादा से ज्यादा भी वो हमसे 10 मिनट पहले ही यहाँ पर आए होंगे, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं होंगे। अगर हमने उन्हें ढूंढ लिया तो हम जरूर सेफ होंगे। और हाँ, इस लड़की का नाम गुइये ही है पर सभी लोग प्यार से इसे शाओये कह के बुला रहे हैं। यहाँ गुइये आउल की आंखों से चारों तरफ देखी जा रही थी और वो कहती है नहीं, यहाँ आसपास तो किसी के कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं। पर तभी वो बगल में देखते हैं उसकी आंखें फटी रह जाती है और वो चिल्लाती है वेट। वो जब सामने देखती है वहां पर एक गली पूरी चमकदार लाइट से भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि कोई जुगनू झुंड बना के चल रहे हों। ये देख गुइये कहती है कि यहाँ नॉर्थ वेस्ट में कुछ बहुत सारे लाइट और से चमक रहे हैं और नहीं, ये तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स की ड्रॉप की हुई लूट है। बिल्कुल, ये जरूर बॉस ने ही किया होगा, उनकी इन्वेंटरी जरूर फुल होगी इसीलिए उन्होंने कोई आइटम्स को पिक नहीं किया। तभी इन लोगों की तरफ चारों तरफ से कैचुओं की तरह ये अर्थ शेकर्स आने लग जाते हैं। ये देख के लिटिल ब्लैक हैरानी से चिल्लाती है बच के रहना, यहाँ और भी बहुत से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। इतने सारे अर्थ शेकर्स को देख के आनुए भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ भागने लग जाती है और सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहती है सभी लोग भागो जल्दी। शैडो ने उस एरिया को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है तो वो सेफ होगा। अगर हम उन ड्रॉप किए हुए आइटम्स की लाइन को फॉलो करें तो हम डेफिनेटली शैडो को ढूंढ पाएंगे। तो अब सभी लोग एक डायरेक्शन में भागते भागते इन कैंचुओं से बचने लग जाते हैं। लोगों की आवाज आ रही होती कि सभी लोग सेफ रहना और फॉर्मेशन मेंटेन रखना, कोई भी अलग मत हो जाना, हमें भागते भागते फाइट भी करना होगा। जिसपे इनकी पूरी टीम हाँ कर देती है और ये लोग अब भागते भागते इन कैंचुओं से बचने लगते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें बहुत सारे अर्थ शेकर्स के झुंड को दिखाया जाता है और अगले ही पल वो सारा का सारा झुंड टुकड़ों में बढ़ जाता है। इन ब्लू लाइंस के कट को देखते हुए हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये अपने क्विंगफेंग का ही काम है। क्विंगफेंग इन सब के टुकड़े टुकड़े करके इन सबको लूट में कन्वर्ट कर देता है पर वो इनकी लूट की तरफ तो देखता भी नहीं और वो कहता है मेरे गिफ्ट ऑफ लिबरेशन के एक्टिव इफेक्ट का यूज किए बिना भी मेरे नॉर्मल इंस्टेंट शैडो स्लैश का टोटल डैमेज भी 20 से 30 हजार तक पहुंच जा रहा है और ये छोटे मोटे मॉन्स्टर्स तो मेरे हाथों इंस्टेंटली ही मारे जा रहे हैं। ये प्लेस तो सच में एक पैराडाइस है मॉन्स्टर फार्मिंग के लिए। फिर एमसी अपने गॉड स्लेयर गिल्ड के हेडक्वार्टर वाली जगह पे ही आ जाता है, जो जगह देखने से तो सब कुछ टूटा फाटी सी लग रही थी और अपना एमसी कहता है चलो हम वहां आ ही गए तो अब इससे कहते हैं ना एक हाइड आउट। इन बेकार से टूटी फूटी रूइंस के नीचे एक बहुत ही मैसिव प्लेस है जो मेरी पिछली जिंदगी में बहुत ही लंबे समय के बाद ही डिस्कवर की गई थी। इस अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर 1000 से भी ज्यादा रेस्टिंग रूम्स हैं और दर्जनों भर बड़े बड़े हॉल्स हैं। ये इस जियांगाई सिटी का सबसे बड़ा हाइड आउट है और ये मेरी गॉड स्लेयर गिल्ड का बेस भी हुआ करता था। पर इसे एक हाइड आउट के तौर पे क्लेम करने से पहले ये एक डंजन है जो कई सारे मैकेनिकल मॉन्स्टर्स और गार्डियन बॉसेस से भरा पड़ा है। फिर क्विंगफेंग इसी डंजन के मॉन्स्टर्स को इमेजिन करते हुए बताता है कि जो हाइड आउट जितना ज्यादा बड़ा होता है उसका गार्डियन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर क्विंगफेंग एक दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने गॉड स्लेयर गिल्ड को बनाने के बाद 3 स्क्वाड्स को जमा किया जिनमें टोटल 18 इलाइट मेंबर्स थे। सारे के सारे लेवल 15 पे थे, सबके पास अच्छे अच्छे स्किल्स और इक्विपमेंट्स होने के बावजूद हम ऑलमोस्ट इस पैलेस को कॉन्कर करने में लगभग फेल हो ही गए थे। फिर क्विंगफेंग इसी डंजन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इसकी गहराई में जाने लगता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम किसी हेड आउट में आ चुके हो। एक अंधेरी सी जगह पे क्विंगफेंग के चलने की आवाज आती है और उसी अंधेरी जगह में एक बड़ा सा हॉल होता है। उस हॉल के अंदर दर्जनों पर खतरनाक से दिखने वाले स्पिरिट मॉन्स्टर्स थे। एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि ये जगह है लैंड ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन, मतलब सोल को प्यूरिफाई करने वाली जगह। इधर एमसी अपने फुल कॉन्फिडेंस में अंदर आ जाता है और वो कहता है कि भले पिछली बार में पूरी गैंग लेके आया था पर इस बार मैं
अकेला ही काफी हूँ। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि इस एरिया को क्लेम करने के लिए इस टेरिटरी के गार्डियन को हराना होगा। क्विंगफेंग के अंदर आते ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स की नजर क्विंगफेंग पे जाती है। सब थोड़ी देर तो उसे घूरने लग जाते हैं, फिर अचानक से सबके सर पे खून सवार हो जाता है और सारे के सारे पागल भेड़ियों की तरह क्विंगफेंग के ऊपर रस कर देते हैं। पर क्विंगफेंग तो अब भी सीधा चले जा रहा था। फिर अगले ही पल क्विंगफेंग पलक झपकते ही अपना डैगर बाहर निकाल लेता है और इसके हमले को डॉज करते हुए मन ही मन सोचता है ये सारे के सारे लेवल 12 के गोल्ड टीयर मॉन्स्टर्स हैं जिनका नाम एलिमेंटल स्पिरिट्स है। तो अब बारी है एब्सोल्यूट डार्कनेस की, मतलब कि वो अपना डार्केस्ट आर स्किल का इस्तेमाल करता है। चारों तरफ से अंधेरा सा फैल जाता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में कंफ्यूजन में देखने लग जाते हैं। पर तभी क्विंगफेंग इस मौके का फायदा उठा के इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करके सारे के सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करके इन सब के आर पार निकल जाता है। ये हमला करने के बाद भी वो रुकता नहीं है और अपने डैगर को लेके सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर और भी ज्यादा हमले करने लग जाता है। भले ही इस बार क्विंगफेंग ने किसी स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था, पर फिर भी वो अपने बेसिक चाकू से भी खतरनाक ही डैमेज दे रहा था। फिर वो इन सबको मारते हुए आगे निकल जाता है और वो बड़ी स्टाइल से पीछे मुड़ते हुए कहता है जब तक ये लोग अंधे हैं तब तक मेरे सारे अटैक्स एक्स्ट्रा डैमेज देंगे। इवन मेरे बेसिक अटैक्स भी इन चमचों को मारने के लिए काफी हैं। इतने सारे लेवल 12 के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये पूरा हॉल इन्हीं की लूट से भर चुका था। पर क्विंगफेंग तो इस लूट की तरफ देखता भी नहीं। क्विंगफेंग शांति से कहता है कि इस मेन हॉल के 15 मॉन्स्टर्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, यहाँ पर और ज्यादा नहीं होते। पर इस सोल प्यूरिफिकेशन वाली जगह में हजारों रूम्स हैं और दर्जनों भर ऐसे ही हॉल्स हैं। कितना मैसिव टास्क है यार। वो थोड़ी देर ये सोच सोच के ही हंसता है, फिर वो दूसरे मेन हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं, अगर मैं यहाँ के इतने सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर करके सबको मार दूं तो मुझे इतने इवोल्यूशन पॉइंट्स तो मिल जाएंगे कि मैं ग्रेडी हैंड को इवॉल्व कर सकूं। फिर वो दूसरे मेन हॉल में जाके वहां के भी सारे मॉन्स्टर्स को निपटा देता है एक ही झटके में। सारी लूट वो इस बार भी नहीं उठाता और वो कहता है अगर मैं अपनी ग्रेडी हैंड स्किल को एक बार भी इवॉल्व कर पाया तो ये वर्थ इट होगा और एक बार इस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे। तब इस एरिया का गार्डियन बॉस मॉन्स्टर बाहर आएगा। हाँ, पहले सारे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, यहाँ पर कोई बॉस रूम जैसी चीज नहीं है। पर इस गार्डियन को मारने से पहले मुझे इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स चाहिए। तो कर दो यार, कौन सा इसमें पैसा कट रहा है तुम लोगों का। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अब हम मिलें तुमसे इसी के नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, इसके बाद वाला वीडियो भी इसी का ही आएगा, तब तक इंतजार करो। बाय। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वांग मिंग पूरी टीम के साथ अब गॉड फॉरसेकन गेम में आ चुका है। पर आते ही उसे पता चलता है कि ये तो जांघाई सिटी का ही रूइन है। तभी इन लोगों के ऊपर 2 अर्थसेकर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, पर इनकी टीम कोऑपरेशन के थ्रू इन दोनों को ये आसानी से हरा देती है। फिर गुइवे इस एरिया को स्काउट करने के लिए अपने आउल का इस्तेमाल करती है और स्काउटिंग में इसे पता चलता है कि ये पूरा शहर इन्हीं अर्थसेकर मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है और इस फाइट की वजह से बहुत सारे हमारी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। पर उससे एक ऐसा रास्ता भी मिलता है जहाँ से शैडो गुजरा था और उसने वहां के सारे अर्थसेकर्स को निपटा दिया था। तभी इन लोगों के ऊपर बहुत सारे अर्थसेकर्स का झुंड हमला करने के लिए आ जाता है, तो ये सभी लोग शैडो के रास्ते को ही फॉलो करना चुनते हैं। दूसरी तरफ क्विंगफेंग भी उस जगह पे आ चुका है जहां पर उसकी पिछली हिंदी में गॉड स्लेयर गिल्ड का हाइड आउट हुआ करता था। पर अभी तो ये बहुत ही पावरफुल डंजन है। एमसी ने अपनी पिछली जिंदगी में इसे क्लियर करने के लिए बहुत ही बड़ी टीम का इस्तेमाल किया था, पर इस बार वो अकेले इसे क्लियर करना चाहता है। फिर वो एक मेन हॉल में सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। वो मेन हॉल उसने क्लियर किया ही था। तभी वो रियलाइज करता है कि इस डंजन में तो ऐसे दर्जनों मेन हॉल्स हैं और हजारों रूम्स हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता और जल्द से जल्द इसे क्लियर करना चाहता है। यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है किसी और शहर या कंट्री से। यहाँ के भी कुछ लोग लेवल 10 तक पहुंच के गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की अपने टाउन के टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करते हैं और गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं। आते ही उनका सामना इस तबाही भरे मंजर से होता है। ये लड़का कंफ्यूज लग रहा था और वो कहता है तो क्या ये टूटी फूटी जगह गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट है। पर ये लड़की यहाँ पर समझ चुकी है। ये थोड़ा घबराते हुए कहती है ये मुझे तो बहुत ही वियर्ड फील दे रहा है, ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये रूइंस
क्या ये न्यूयॉर्क नहीं है? कहीं और किसी और जगह पे भी कोई गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में पहुंच चुके हैं, पर वो भी कंफ्यूजन में चिल्ला रहे होते हैं, क्या ये तो हमारा खुद का शहर लंदन का ही रूइन है? और भी कुछ लोग इस गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में आए हैं, सब कंफ्यूज हैं, पर अभी के लिए कुछ गिनी चुनी टीम्स ही यहाँ पर आ सकती हैं। फिर हमारा सीन वापस से उसी कंफ्यूज शुरुआत वाले कपल पे ही आ जाता है। ये लोग कंफ्यूजन में चिल्लाते हैं, क्या अब मुझसे ये मत कहना कि अलग अलग रीजन्स के लोग भी अपने अपने होम टाउन के रूइंस में ही ट्रांसफर होके आने वाले हैं? ये लड़की भी हैरानी से चिल्लाती है, क्या ऐसा हो सकता है कि शहर की जियोग्राफिकल लोकेशन भी रियल वर्ल्ड से मैच करती हो? तभी इन दोनों के ऊपर दो अर्थ सेकर मॉन्स्टर्स की परछाई पड़ती है, जिसे देख के दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां तो बड़े बड़े अर्थ सेकर्स का पूरा झुंड ही खड़ा था। ये बंदा एकदम से हैरानी से चिल्लाता है, नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पर दो नॉर्मल लेवल 10 के प्लेयर्स का लेवल 12 के इतने बड़े बड़े अर्थ सेकर्स से बचना इम्पॉसिबल है। हमें बस इन लोगों की दर्द भरी चीखें ही सुनाई देती हैं और इनका भाग्य तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो। फिर हमारा सीन चेंज होके जियांगहाई सिटी के रूइंस में आ जाता है। सटीक जगह बताना मुश्किल है, पर रोड पे पड़ी इतनी सारी लूट को देख के हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से कुछ समय पहले क्विंगफेंग गुजरा होगा। इसी जगह पे एक रोड के बगल में बने क्रैक के अंदर वांगमिंग की टीम छुपी हुई थी। वांगमिंग कहता है, मुझे यहाँ आसपास कोई और मॉन्स्टर्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो चलो यहीं पे ही थोड़ा इंतजार करके आराम करते हैं और अपने आप को रिकवर करते हैं। इधर आन्वी हंसते हंसते अपने ख्यालों वाली दुनिया में खो जाती है और वो कहती है, अब कोई शक नहीं, शैडो को सब बॉस बुलाते हैं। मुझे लगा था कि हम काफी स्ट्रांग हैं, पर मुझे आज पता चला कि हम बस बॉस के पैरों की छत्र छाया के अंदर ही जी सकते हैं। ये सुन के अपने मर्द वांगमिंग को थोड़ी शर्म आने लग जाती है और वो कहता है, कैप्टन आन थोड़े इस शब्दों को ध्यान से बोलिए। तो अन्वी कहती है, क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या? इधर लिटिल ब्लैक भी आसपास देखते हुए कहती है कि किस्मत से बॉस ने इस एरिया को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, वरना इतने सारे मॉन्स्टर्स के साथ तो हम मर भी सकते थे और मर के हम स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते। पर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी उत्सुकता हो रही है, मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ कि अगर हम यहाँ पर मारे जाएंगे तो हम रिस्पॉन कहाँ होंगे? वहीं गुई अपनी पॉट्स का इस्तेमाल करके उसी उल्लू की आंखों से पूरे एरिया को स्काउट कर रही थी। बगल में ही वांगमिंग कैप्टन आन से कहता है, कैप्टन आन मैं क्या कह रहा था, हम 6 लोग हैं तो अभी आसपास की जगह पर खोजबीन करने के लिए थोड़ी जल्दबाजी नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब तक हमारा हर टीम मेंबर लेवल 10 तक पहुंच के यहाँ तक नहीं आ जाता, फिर हम साथ मिलकर ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आन्वी भी कहती है, हाँ ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। इधर गुई अपने आउल की हेल्प से एमसी के रास्ते का पीछा करते करते उसी शेल्टर के पास आ गई है जहाँ पर क्विंगफेंग अब भी सब कुछ क्लियर कर रहा है। गुई सब कुछ स्कैन करते हुए कहती है, ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि ये सारी मॉन्स्टर्स एक के बाद एक लाइन में आगा के मरे हैं, पर यहाँ पर ये ट्रेल गायब कहाँ हो गई? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉस शैडो यहाँ से गायब ही हो गए हो। और ये इतनी सारी लूट, इसमें तो कुछ गोल्ड लेवल की ड्रॉप्स भी हैं, मैं सच में ये सब लेना चाहती हूँ। तो वांगमिंग कहता है कि चलो मैं सबसे पहले शैडो को कांटेक्ट करता हूँ, अभी ये पक्का नहीं है कि उसे इतने सारे आइटम्स चाहिए भी कि नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होकर एक मॉन्स्टर की तरफ आ जाता है जिसे किसी ने काट के 2 भागों में कर दिया है और ये अपना क्विंगफेंग ही है जिसने पूरे डंजन में तबाही मचा रखी है, चारों तरफ मारकाट कर रखी है। इसकी शक्ल की तरफ देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक खतरनाक किलर है, पर इसके हालात देखने से लग रहा है कि इसने कई दिनों से नहाया नहीं है। वो इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कहता है, फाइनली मैंने यहाँ के सारे चमचों को खत्म कर दिया। 4 बड़े बड़े हॉल और 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे रूम्स, इन चमचों जैसे तो मैंने 400 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है। फिर ये सारे ही मॉन्स्टर्स बहुत सारी चमचमाती हुई लूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमेशा की तरह एमसी ये लूट भी नहीं लेता और वो कहता है, इनमें 4 ब्रॉन्ज बॉसेस थे और 2 सिल्वर बॉसेस भी, इन सब ने मिलाकर बस मुझे 80,000 से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट ही नहीं दिया, बल्कि मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स को भी बूस्ट करके 205 पॉइंट्स तक पहुंचा दिया है। फिर वो आगे बढ़ते हुए काउंट करके बताता है कि बस 5 इवोल्यूशन पॉइंट और मेरी ग्रीडी हैंड स्किल। तभी वांगमिंग के मैसेज आता है जिसमें वांगमिंग कहता है, ब्रदर क्या आप वहां पर हो? आप एक समय के लिए फ्री हो क्या? मुझे आपसे पूछना था कि हमने यहाँ आपके द्वारा मारे गए मॉन्स्टर्स के ड्रॉप किए हुए आइटम्स को देखा है, आपने इन्हें नहीं उठाया है, तो कैसा रहेगा कि हम इन्हें उठा लें और बाद में हम इन्हीं आइटम्स के बराबर कीमत की लाइफ स्पैम आपको पे कर देंगे।
ये देख के क्विंगफेंग सोचता है कि लगता है वांग मिंग की पार्टी और बाकी सब भी यहाँ पर आ चुके हैं। फिर वो इससे कहता है ठीक है, तो मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करता हूँ, मेरे पास भी एक इक्विपमेंट्स का बैच है जो मैं बेचना चाहता हूँ। जो सुन के वांग मिंग कहता है ऑल राइट ब्रदर, हम आपका इंतजार करेंगे इन्हीं रूइंस के बंकर में, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और वो फिर इनके कोऑर्डिनेट्स लिख के भेज देता है। कोऑर्डिनेट्स देख के एमसी करता है और फिर वो आगे बढ़ते हुए एक रूम में आ जाता है जहाँ पर चारों तरफ बिजली बिखर रही थी, मतलब बहुत सारा करंट फैला हुआ था और वहीं पर ही किसी एंजल का स्टैचू जैसा भी था। पर क्विंगफेंग इस करंट को इग्नोर करते हुए खुले सांड की तरह रूम में घुसा चला आ रहा था और वो कहता है तो अब ये गार्डियन प्रकट हो ही गया। और अब हमें उसी गार्डियन को दिखाते हैं जो कि देखने में कतई जहर लग रहा था। भाई साहब, उसकी पूरी बिजली से ही बॉडी बनी हुई थी और उसने एक नाइट का आर्मर पहन रखा था। उसका हेल्थ बार भी उसके ऊपर ही लटक रहा था और अगर हाइट से देखा जाए तो 10 क्विंगफेंग भी इसके बराबर नहीं होंगे। हमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। यह है लेवल 15 का सोल प्यूरिफायर, इसका नाम तुम खुद ही पढ़ लो। ये एक प्लेटिनम ग्रेड का मॉन्स्टर है और इस सोल प्यूरिफिकेशन लैंड का गार्डियन भी। इस लैंड का मास्टर बनने के लिए तुम्हें इसे हराना पड़ेगा। इस मॉन्स्टर को देख के क्विंगफेंग मनी मन सोचता है कि इस रूइन सिटी में लेवल 15 तक के ही मॉन्स्टर्स होते हैं। ये सोल प्यूरिफायर इन रूइंस का हाईएस्ट लेवल का मॉन्स्टर है और यहाँ का हाईएस्ट ग्रेड का बॉस भी। अगर मुझे सही याद है तो इस बॉस के पास 7,50,000 की एचपी है और इसके अंदर 3 फेसेस हैं। और वो इस मॉन्स्टर की कोर की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में इसका सिंगल टारगेट थंडर अटैक एकदम डेडली अटैक था। भले ही उस समय मैंने पूरे गोल्ड टीयर के आर्मर का सेट पहना हुआ था, फिर भी मैं उस समय मुश्किल से ही सरवाइव कर पाया था। पर अब तो मुझे इसका सिंगल टारगेट अटैक के सामने खड़े रहने की भी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं इसका सामना ही क्यों करूं जब मैं इसे डॉज कर सकता हूं। फिर क्विंगफेंग इसके ऊपर इंस्टेंट शैडो स्लैश के खतरनाक भारी भारी हमले करके इसके आर पार निकल जाता है। वो मॉन्स्टर देख भी पाता उससे पहले ही एमसी हमला करके उसके आर पार निकल गया था, पर इस हमले ने उसकी ज्यादा हेल्थ खत्म नहीं की थी। पर क्विंगफेंग अपनी गिफ्ट ऑफ ग्लोरी का थ्रोट स्लिट इफेक्ट एक्टिवेट करके आया था, इसीलिए वो एक्टिवेट होता है और उसकी थोड़ी हेल्थ खत्म हो जाती है, जिससे ये बॉस भी बिजली कड़काने जैसी जोरदार दहाड़ लगाता है और अपना हाथ उठा के अपने हाथों में एकदम पोसाइडन की तरह एक ट्राइडेंट की जगह स्पीयर बनाने लग जाता है, वो भी अपनी थंडर से। और वो स्पीयर को क्विंगफेंग की तरफ ही लॉन्च कर देता है। वो स्पीयर जब क्विंगफेंग की तरफ जाता है तो अपने आप को अनगिनत स्पीयर्स में कन्वर्ट कर लेता है और वो क्विंगफेंग के ऊपर बारिश की तरफ बरसने लगता है। पर क्विंगफेंग की नजरें और उसकी रिएक्शन स्पीड दोनों ही बहुत ही ज्यादा तेज थी, तो आसानी से इन लाइटनिंग्स को डॉज करने लग जाता है। और वो डॉज करते करते मनी मन सोचता है मेरे अभी के डिफेंस और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को देखते हुए अगर ये लाइटनिंग मुझे एक भी बार हिट होती है तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा। प्लेटिनम लेवल के ऊपर के बॉसेस के पास हमला करते टाइम पे एक्यूरेसी बोनस आता है, मतलब कि उनका निशाना सही जगह पे लगे, ऐसा थोड़े बहुत चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरा अभी का डॉच रेट 75% है, मतलब कि सिर्फ 20% चांस है कि नॉर्मल मॉन्स्टर्स मुझे हिट कर पाएंगे। पर इस सोल प्यूरिफायर का अटैक मेरे ऊपर हिट करने की एक्यूरेसी पूरा कम से कम ही 50% है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ये भी मुझे 70% एक्यूरेसी के साथ शूट कर रहा है। पर यहाँ तो क्विंगफेंग आसानी से इन बिजलियों को डॉज कर रहा होता है, तो मनी मन बताता है कि मेरा एजिलिटी स्टेट अब 182 तक पहुंच चुका है, तो अगर मैं फुल फोर्स से भागूं तो मैं 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग सकता हूं। तो इस बकवास का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब तक क्विंगफेंग अलर्ट रहेगा वो आसानी से इन बिजलियों के गिरने से पहले ही उन्हें डॉज कर सकता है। तभी क्विंगफेंग को एक मौका दिखता है और वो मनी मन सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मेरी गिल्ड इसीलिए सरवाइव कर पाए थे क्योंकि हमारे पास थोड़ा लक अच्छा था और हमारे पास एक प्रीस्ट शील्ड था। पर इस बार ये ले मेरा चक्कू खा। वो एक स्लाइस अटैक करके स्वैग में यहाँ से भाग जाता है और वो कहता है कि मैं इस बार इस बॉस को एक सिंगल चांस भी नहीं दूंगा। क्विंगफेंग की फाइट तो अभी अभी बस शुरू ही हुई है और उसने अपने पावरफुल अटैक से इसकी अच्छी खासी हेल्थ को खत्म कर दिया है। और वो मनी मन सोचता है मेरे थ्रोट स्लिट, इंस्टेंट शैडो स्लैश और ये प्लेग एक्सप्लोजन ब्लेड का डैमेज सब मिला के तो अच्छी खासी इसको डैमेज कर रहा है और इसने तो इंस्टेंटली 2,50,000 की हेल्थ खत्म कर दी। अब आगे ये बॉस फेज 2 में जाने वाला है। तभी इस रूम में बहुत ही तेजी से बिजलियां फैलने लग जाती हैं, बिजली कड़कने की आवाजें तेज होने लगती हैं, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ बिजली ही बिरजर्क हो रही हो। इस बॉस के आसपास 3 लाइटनिंग ऑर्ब्स कंडेंस होने लग जाते हैं। एमसी ने देख मनी मन सोचता है कि ये प्यूरिफायर अब इनविंसिबल स्टेट में एंटर कर रहा है। अब ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही लाइटनिंग ऑर्ब्स को जनरेट
जनरेट करेगा और हमला करता ही रहेगा। इस फेस में तुम्हें सबसे पहले इन 3 लाइटनिंग ऑर्ब्स डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना ये बॉस बर्जर्क स्टेट में चला जाएगा। मेरी पिछली जिंदगी में ये बॉस बर्जर्क मोड में चला गया था और एक ही हमले में हमारी पूरी टीम को इसने खत्म कर दिया। इसके बाद तो कोई शायद पागल ही हो गई और उसने बोला कि मेरा हो गया, और उसने तो इस गेम को दोबारा खेलने से ही मना कर दिया। तो दूसरी बार कोशिश करने पे हम उसे अपने साथ रेड में नहीं लेके गए और हम एक ही बार में सक्सेसफुल हो गए। तो ये लड़की सच में पनौती थी। फिर एमसी वेनम डार्ट्स का इस्तेमाल करके 2 लाइटनिंग ऑर्ब्स को उड़ा देता है, जिससे इस बॉस को भी एक खतरनाक डैमेज पड़ता है। तो एमसी बताता है अगर ये लाइटनिंग ऑर्ब्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो इस बॉस को भी डैमेज पड़ता है। अब बस इन 3 लाइटनिंग ऑर्ब्स को डिस्ट्रॉय कर दो, ये बॉस अपने 3rd फेज में चला जाएगा। फिर अपने एक और पॉइजन डार्ट्स का एमसी थ्रो करता है, वो बॉस का आखिरी लाइटनिंग ऑर्ब भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस बॉस की हेल्थ रेड लाइट में चमकने लग जाती है। ये बॉस भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसकी आंखें भी व्हाइट लाइट में चमक रही थी। फिर वो अपने अंदर से खतरनाक एक धमाके के साथ चारों तरफ बिजली को फैलाने लग जाता है। वो अंधाधुंध चारों तरफ बिजली फैला रहा था। ये देख एमसी समझ जाता है कि ये 3rd फेज में जाने लगा है। उस बॉस की लाइटनिंग एमसी के पैरों के नीचे भी आ रही थी, पर सरप्राइजिंगली एमसी को कोई डैमेज नहीं हो रहा था। और एमसी मनी मन सोचता है 3rd फेज में ये सोल प्यूरिफायर कंटिन्यूअसली अपनी लाइटनिंग को अनलीज करता रहेगा और दूर से ही लाइटनिंग के हमले करता रहेगा। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे सारे के सारे गिल्ड मेंबर लाइटनिंग रेसिस्टेंट गियर पहन के आए थे और पीछे से 4 प्रीस्ट हील्स और डिफेंस प्रोवाइड कर रहे थे, तब जाके हम मुश्किल से सरवाइव कर पाए थे। पर इस जिंदगी में इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं अपना एमसी ऊपर आसमान में उड़ने लग जाता है और उसके आसपास एक येलो कलर की शील्ड उड़ रही थी। ये बॉस अब भी कंटिन्यूअसली लाइटनिंग को रिलीज किए जा रहा होता है, पर ये सारी लाइटनिंग फ्लोर की तरफ जा रही थी, पर अपना एमसी तो आसमान में उड़ रहा था। ये देख के शैडो मनी मन सोचता है कि यहाँ का ग्राउंड तो कंटिन्यूअसली लाइटनिंग से स्ट्राइक होता ही जा रहा है, अगर ऐसा है तो मैं आसमान से ही हमला करूंगा। और वो इस समय अपनी गिफ्ट ऑफ ग्लोरी और डार्क लाइट शील्ड को एक्टिवेट किए हुआ था। वो सबसे कहता है कि जल्दी से जाओ और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जाके लाइक करो, ताकि इसकी रीच इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि ये वीडियो सीधा इसके राइटर तक पहुंच जाए और इसका नया नया चैप्टर और भी जल्दी जल्दी आ सके। और इस चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम लोगों को इसका आगे, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अब कुछ और टीम गॉड फॉर्सेकन कॉन्टिनेंट में आने लगी हैं और उन सबको पता चल गया है कि वो सब टेलीपोर्ट होके अपनी सिटी के रूइंस में आए हैं। वांगमिंग और उसकी पूरी टीम शैडो के रास्ते को ही फॉलो करते करते वहीं रास्ते पे एक जगह पे छुप चुके हैं। एमसी की इतनी लूट देख के वो एमसी को कॉल करते हैं और उससे परमिशन मांगते हैं कि हम ये लूट ले लें और उसके बाद हम आपको लाइफ स्पैम दे देंगे। तो इसके लिए किंगफे भी हाँ कर देता है और वो फिर से इस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स को मारने के काम को शुरू कर देता है। और थोड़ी देर में उसने आके सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और अब इस एरिया का बॉस भी समन हो जाता है। लास्ट एपिसोड में किंगफेंग ने इस बॉस को मार मार के इसके 3rd फेज तक पहुंचा दिया था और अब ये बॉस अपनी लाइटनिंग को पूरे रूम में चारों तरफ फैलाने लग जाता है। तो किंगफेंग अपनी ब्लैक लाइट शील्ड को एक्टिवेट करके सीधा छत के पिलर से चिपक जाता है और मनीमा सोचता है कि ये लगातार ग्राउंड पे लाइटनिंग स्ट्राइक किए ही जा रहा है, तो मैं हवा में से ही इसके ऊपर हमला करूंगा। तो किंगफेंग अपनी गिफ्ट ऑफ लिबरेशन को एक्टिवेट करता है और डार्क लाइट शील्ड की हेल्प से इस सीधा उस बॉस की तरफ ही छलांग लगा देता है। उसकी लाइटनिंग एमसी की ब्लैक लाइट शील्ड से टकराती है, पर शील्ड की वजह से एमसी को कोई डैमेज नहीं पड़ता। फिर अपना एमसी सीधा गिफ्ट ऑफ लिबरेशन में इंस्टेंट शैडो स्लैश से हमला करता है और एक ही हमले में उस बॉस की बॉडी चीथड़े चीथड़े उड़ जाती है। इवन मिड कट में तो उसका सर भी उड़ के दूर जाके गिरता है और अपना एमसी आराम से नीचे उतरता है। उसके नीचे उतरने से पहले उस बॉस की बॉडी गायब सी होने लग गई थी। 2 नोटिफिकेशंस आती हैं जिसमें लिखा था कि तुमने प्लेटिनम ग्रेड के सोल प्यूरिफायर फाइजायर को मारा है। फिर उसे लेवल 11 तक पहुंचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है और उसके सारी मेन एट्रीब्यूट्स को 4 से इंक्रीज कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसे 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स दिए जाते हैं, 20 इवोल्यूशन पॉइंट्स और 1520 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम भी दी जाती है। ये पढ़ने के बाद तो किंगफेंग बहुत खुश हो जाता है और वो हंसते हंसते कहता है बहुत अच्छे, पर सिस्टम की कांग्रेचुलेशन अब भी खत्म नहीं हुई है। एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि तुम पहले पर्सन हो जिसने प्लेटिनम ग्रेड के बॉस को मारा है, तो इसके लिए तुम्हें 10 रेपुटेशन पॉइंट मिलते हैं। और फाइनली जिसका सबको इंतजार था, अब एमसी को कांग्रेचुलेट किया जाता है सोल प्यूरिफिकेशन लैंड का मास्टर बनने के लिए।
एमसी इन रिवॉर्ड्स से बहुत ज्यादा खुश था। अब वो बॉस मॉन्स्टर भी लाइफ स्पैम में कन्वर्ट होकर उसके सारे रिवॉर्ड्स नीचे गिर चुके थे, पर एमसी इन्हें भी नहीं उठाता। अब तो मुझे भी इस पे गुस्सा आने लगी, इतनी सारी लूट छोड़ के आखिर ये जाना कहाँ चाहता है। वो चुपचाप पीछे मुड़ जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, ये हाइड आउट बस गेम में प्रोटेक्शन ही नहीं देता बल्कि इसमें स्टोरेज के भी फंक्शंस हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ सब कुछ रियल वर्ल्ड में भी लाया जा सकता है। जी हाँ, मतलब कि ये पूरा का पूरा हाइड आउट भी। क्वेंग बताता है कि गॉड फॉरसेकन गेम के आते ही रियल वर्ल्ड के वेपन्स करोड़ होना शुरू हो जाएंगे। करोड़ होने लगेंगे मतलब कि गल के खराब से होने लगेंगे। फिर एमसी प्लेन्स, टैंक्स और मिसाइल्स को याद करते हुए बताता है कि स्पेशली सबसे ज्यादा डेडली वेपन्स जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स वो तो पहले ही दिन से अनयूजेबल हो जाएंगे। फाइटर जेट्स और टैंक्स जैसे वेपन्स को फोर्सफुली फंक्शन करा के 1-2 महीने तक चलाया जा सकता है, पर अंत में वो भी कचरा मेटल्स के टुकड़े ही बन के रह जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भविष्य में होने वाली रियल वर्ल्ड की सारी लड़ाइयाँ गॉड फॉरसेकन गेम से एक्सट्रैक्ट की हुई पावर्स पे पूरी तरह से डिपेंड होंगी। और ये हाइडआउट्स जिन्हें रियल वर्ल्ड में ले जाया जा सकता है वो रियल वर्ल्ड में मैजिक डिफेंस बैरियर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसे भविष्य में सभी लोग सबसे सुरक्षित स्वर्ग मानेंगे। फिर क्वेंग शांति से थोड़ी देर के लिए एक जगह पे रुकता है और वो अपनी पास्ट की इमोशनल मेमोरीज को याद करने लगता है। फिर एकदम से वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मेरी गॉड स्लेयर गिल्ड ने इसी प्लेस को अपना बेस बनाया था, और इसके बाद तो हमारी गिल्ड एक्सपेंड करती ही गई थी। भले ही यहाँ पर हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, पर मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों को आते जाते देखा है जो अपनी अपनी चालों और लड़ाइयों से भरे पड़े थे। फिर वो अपने आप में पूरा जोश भरते हुए कहता है कि पर इस बार मैं उसी रास्ते पे दोबारा नहीं चलूंगा। अब मैं अपने ही बलबूते पे ताकतवर बनूंगा, तब तक मैं टॉप पर ना पहुंच जाऊं। फिर हमारा सीन चेंज हो गया, एक जंगली इलाके में आता है जहां पर अब भी बारिश हो रही थी। और मैं तुम्हें बता दूं ये गॉड फॉरसेकन गेम का टाउन वाला एरिया है। वहीं पर ही एक डीमन बॉस जो देखने से एक सुअर लग रहा है, सिल्वर आर्मर और एक बड़ी सी एक्स लेके सामने एमसी की बहन क्वीन श्याओयू के ऊपर हमला कर रहा था। वहीं पे एक बंदा चिल्लाता है, संभल के रास्ते से हट जाओ, पर क्वीन श्याओयू वो तो अपनी मैजिक वॉन्ड को साइड में फेंक देती है, अपने मुंह पर हाथ रखती है, कांपते हुए चिल्लाती है, आ बचाओ, जैसे कोई इसे बचाने के लिए आने ही वाला है। इसका रिजल्ट तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, श्याओयू की बॉडी 2 भागों में बांट दी जाती है। खौफ के मारे तो बेचारी के मरने के बाद आंखें भी बंद नहीं हो पाती, और अगले ही पल ये टेलीपोर्ट होके अपने टाउन के टेलीपोर्टेशन सर्कल में आ जाती है। इसके ऊपर नोटिफिकेशंस आती हैं जिनमें लिखा था कि तुम मर चुकी हो, तुमने 14 सालों की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम और 2 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खो दी है। अब ये लड़की तो पड़े पड़े सदमे में ही चली गई थी। वो रोतलू शकल बनाते हुए कांपती आवाज में कहती है, मर गई, मैं फिर से मर गई। उसका टीममेट इसे कांटेक्ट करते हुए इसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, डैम इट, उस बॉस की एक्स इतनी ज्यादा बड़ी थी फिर भी तू उसे डॉच नहीं कर पाई। ये सुन के ये लड़की तुरंत सदमे से बाहर आती है और वो इससे कहती है, हाँ तू किस पे इंजाम लगा रहा है, तू एक टैंक है, तू ठीक से उस बॉस का एग्रो भी खींच नहीं पाया, उसके बाद भी तू मुझे ब्लेम कर रहा है डॉच ना करने के लिए, बस जाके मर जा वहीं। जो सुनकर तो इसका टीममेट गुस्से के मारे लाल पीला होने लग जाता है और वो इसके ऊपर चिल्लाता है कि वो एक एओई अटैक था जो एक एरिया में सबके ऊपर पड़ता है, इडियट, ऐसे अटैक्स सबको डॉच करने पड़ते हैं, मैं ऐसे अटैक्स का एग्रो कैसे खींच सकता हूँ। और अगले ही पल इस लड़के के पास नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 8 का प्लेयर गेल स्टॉर्म तुम्हारी पार्टी को छोड़कर जा चुका है। इसके अगले ही पल इस लड़की की शक्ल भिखारियों की तरह होने लग जाती है। देखने से लग रहा है कि अगले ही पल में बस रोने ही वाली है। तभी इसकी दोस्त की इसके पास आवाज आती है। वो इसे कांटेक्ट करते हुए बताती है कि श्याओयू टैंक यहाँ से भाग गया, वो बॉस मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। और अगले ही पल इसे जोरदार चीखने की आवाज आती है जो कि होती है उसी बॉस की एक्स जिसने इसके सर को 2 भागों में बांट दिया। और बस थोड़ी ही देर में श्याओयू की दोस्त भी उसी के पास टेलीपोर्ट होके आ जाती है और श्याओयू को तो इसे दिलासा देने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिलते।
फिर शाओयू की दोस्त अपने होश संभालती है और वो शाओयू से कहती है कि शाओयू कैसा रहेगा हम पहले छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को ही फार्म करें लेवल अप करने के लिए, हमारे पास अभी लाइफ स्पैम की बहुत कमी है और मुझे डर लग रहा है। तो शाओयू कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। तभी पूरे टाउन में एक नोटिफिकेशन गूंजने लगती है कि जियांगहाई सिटी का प्लेयर शैडो पहला पर्सन बन चुका है जिसने प्लेटिनम ग्रेड के बॉस को हराया है, जिससे उसे 10 रेपुटेशन पॉइंट दिए जाते हैं। ये सुन के नीचे खड़े दो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, व्हाट द हेल्प, पहला बॉस किलर हो भी अकेले, ये तो इंसेन है। ज्यादातर लोग तो अभी तक कॉन्टिनेंट तक पहुंचे भी नहीं है और शैडो ऑलरेडी वहां फार्मिंग कर रहा है, वो भी अकेले। यहाँ काले आई पैच वाली लड़की कहती है शैडो फिर से, क्या किसी को इसके रियल आइडेंटिटी के बारे में पता भी है? शाओयू और उसकी दोस्त भी नोटिफिकेशन देखती है और शाओयू कहती है क्या प्लेटिनम ग्रेड, मैंने तो अभी तक एक गोल्ड ग्रेड का मॉन्स्टर देखा भी नहीं। उसकी दोस्त कहती है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। पर यह सुन के शाओयू की शक्ल जहरीली नागिन की तरह बिगड़ने लग जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा कमजोर क्यों हैं जो सिल्वर बॉस को मारने के लिए भी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस नर्क में ये कमीना शैडो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है जो पहला प्लेटिनम किल कर रहा है वो भी अकेले के दम पे। फिर हमारा सीन चेंज जो कि गॉड फोर्सेकन गेम में एमसी के ही नए हाइड आउट में आ जाता है। वहीं पर ही एमसी अपनी सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर रहा होता है और वो अपनी पावर्स को फील करते हुए कहता है सोल प्यूरिफायर को मारने के बाद मैं लेवल 10 से लेवल 11 तक पहुंच गया हूँ। लेवल 10 के बाद हर लेवल अप पे हर एट्रीब्यूट 4 से प्लस हो जाता है और 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलते हैं। मैं अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में ही तब तक इन्वेस्ट करता रहूंगा जब तक मेरी एजिलिटी इतनी ज्यादा हाई हो जाए कि जिसे मैं अपनी स्टेल्थ के साथ कंबाइन करूं तो ज्यादातर बॉसेस को मैं बिना डैमेज खाए आसानी से मार पाऊं। फिर अपना एमसी अपनी ग्रीडी हैंड स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे एक्टिवेट करते ही उसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और अपना एमसी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे को प्लेटिनम बॉस इतने ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स दे देगा, मुझे इससे पूरे 20 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए हैं जिससे अब मैं अपनी ग्रीडी हैंड को इवॉल्व कर सकता हूँ। इतना कहते ही उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 210 इवोल्यूशन पॉइंट्स को कंज्यूम कर लिया है, अब तुम्हारे पास 15 ही बचे हैं। तुम्हारी असेसन टाइप स्किल ग्रीडी हैंड एपिक ग्रेड से अब लेजेंडरी ग्रेड की बन चुकी है। इसमें पहले 1 बोनस लूट पाने का चांस 300% था, अब वो चांस 500% हो गया है। बोनस लूट का भी 100% चांस है कि वो 1 ग्रेड हायर की होगी और इसमें एक ब्रांड न्यू पैसिव इफेक्ट भी जुड़ गया है। ये है ग्रीडी स्पेस जो तुम्हारे स्टोरेज में 100 आइटम्स के स्लॉट्स को ऐड कर देता है। जो खुशी प्यासे को पानी पीने पे होती है वही खुशी एमसी को ये इफेक्ट मिलने पे हो रही है। ये पढ़ के एमसी की आंखें खिल उठती हैं और वो कहता है बहुत अच्छे, अब मेरी बोनस लूट 3 से 5 हो गई है और अब मेरे स्टोरेज में 100 एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी आ गए हैं। फिर शैडो इस प्लेटिनम बॉस की लूट के ऊपर अपनी ग्रीडी हैंड स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि अब लेजेंडरी ग्रेड की हो गई है। इसका एनिमेशन भी पहले से बहुत क्लियर हो गया है। तभी 2 नोटिफिकेशंस आती हैं कि तुमने 5 बोनस लूट आइटम्स को पाया है, तुम्हें 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं जो कि अब 115 हो चुके हैं। फिर क्विंगफिंग बाकी लूट को भी देखते हुए कहता है कि इसके अंदर से मुझे 2 असेसन आइटम्स और 1 स्किल बुक भी मिली है, पर इसे यूज करने के लिए मेरा लेवल अब भी बहुत कम है। चूंकि मैं इन्हें अभी यूज कर ही नहीं सकता तो मैं इन्हें अभी हाइड आउट में ही स्टोर करके रख देता हूँ। फिर क्विंगफिंग अपना हाथ घुमाते हुए अपने नेकलेस के अंदर से अपने डिवोटी फॉलोअर को बाहर निकालता है जो कि घुर्राते हुए बाहर आ जाता है। क्विंगफिंग इसे ऑर्डर देता है कि सारी की सारी लूट को पैलेस के अंदर ले आओ और एक ही जगह पर ढेर लगा दो। तो उसका फॉलोअर भी सर हिला के घुर्राते हुए लूट की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपना एमसी कहता है मेरे पास अब भी 115 इवोल्यूशन पॉइंट्स हैं, तो मेरी जो स्किल अभी तक एपिक ग्रेड तक नहीं पहुंची है मैं उन्हें एपिक ग्रेड तक पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर एमसी अपनी शैडो स्टेल्थ को 3 बार इवॉल्व करता है जिसमें उसके 42 इवोल्यूशन पॉइंट लगते हैं। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 36 से 60 हो चुकी है। स्टेल्थ ब्रेक का
डैमेज जो पहले 300 से इंक्रीज होता था अब वो 500 से इंक्रीज होगा। इसका कूलडाउन जो 22 सेकंड का था वो 15 सेकंड का ही हो गया है और एमसी के कूलडाउन रिडक्शन की वजह से ये बस 8 सेकंड का ही रह गया है। फिर एमसी अपनी बैकस्टेप इंचेंटमेंट को भी 2 बार इवॉल्व करता है जिससे वो भी एपिक ग्रेड में पहुंच जाती है। उसके लिए उसे 34 एवोल्यूशन पॉइंट लगते हैं। पहले बैकस्टेप करने पे बोनस डैमेज 50% इंक्रीज होता था, अब वही 75% इंक्रीज होगा। फिर एमसी 6 एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एब्सोल्यूट डार्कनेस स्किल को एपिक ग्रेड तक पहुंचा लेता है। ये स्किल एक रेंज में अपने एनिमीज के ऊपर एक अंधा करने वाली लाइट को रिलीज करती है। जो पहले दुश्मनों को बस 10 सेकंड के लिए अंधा करती थी वो अब 16 सेकंड के लिए करेगी। दुश्मन का मेंटल एट्रीब्यूट जितना ज्यादा हाई होगा इसकी ड्यूरेशन उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। इसका कूलडाउन पहले 60 सेकंड का था, एमसी के लिए वो 34 सेकंड का ही था, पर अब भी इसका कूलडाउन चेंज नहीं हुआ। पर इस स्किल की रेंज 20 मीटर की थी वो जरूर 50 मीटर की हो गई है। इतनी स्किल्स को इवॉल्व करने के बाद एमसी अब बाकी पावरफुल बॉसेस से फाइट करने के लिए एकदम कॉन्फिडेंट लग रहा था। पर तभी उसे एक ऐसी स्किल के बारे में याद आता है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर उसे अभी तक इसने इवॉल्व ही नहीं किया और वो स्किल है कर्स ऑफ ब्लॉसमिंग फ्लावर। वो उसे 33 पॉइंट देके 3 बार इवॉल्व करता है जिससे अब ये लेजेंडरी ग्रेड तक पहुंच चुकी है। इस स्किल को प्लेयर के मरने के बाद 60 सेकंड के अंदर अंदर उनकी डेड बॉडी पे यूज किया जा सकता है। जिस भी डेड बॉडी के ऊपर इस कर्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो डेड बॉडी परमानेंटली गायब हो जाएगी। पर लेजेंडरी ग्रेड पे पहुंचने के बाद इसमें 2 नए इफेक्ट भी आए हैं। पहला है अब ये टारगेट की बची हुई नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के अंदर से भी 50% लाइफ स्पैम को एब्जॉर्व कर सकता है और दूसरा है कि ये आसपास फैली हुई नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के लाइट ऑर्ब्स को भी एब्जॉर्व कर सकता है। हाँ, पहले लाइट ऑर्ब्स को सिर्फ मॉन्स्टर्स ही एब्जॉर्व कर सकते थे। यहाँ ये पढ़ के क्विंग फैंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एकदम से चिल्लाता है, क्या ये नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के ऑर्ब्स को भी एब्जॉर्व कर सकता है? इस नए इफेक्ट को देख के तो इसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। फिर वो एक बहुत ही डेंजरस प्लेस को याद करता है जहाँ पर रात के अंधेरे में बहुत सारे आइलैंड आसमान में तैर रहे थे। वो सोचता है बहुत सारे हाई लेवल एरियाज के अंदर और बहुत ही पावरफुल बॉसेस की रेंज जोन्स के अंदर लाइफ स्पैम के सोखने की रफ्तार 100 या 1000 गुना भी बढ़ जाती है और इतनी तेजी से लाइफ स्पैम ड्रेन होने की वजह से सबसे पहले जो चीज खत्म होती है वो होती है नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। पर आज के बाद मुझे नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम की कमी कभी नहीं होने वाली। इसे तो सच में एक गॉड टियर स्किल भी कहा जा सकता है। तभी वही वॉरियर लड़की जिसका नाम शायद मिल्की वाइट है, ये लड़की एमसी को कांग्रेचुलेट करती है पहला प्लेटिनम बॉस किल करने के लिए। पर क्विंग फैंग इस सुंदर लड़की को देखते हुए भी हाँ बढ़िया थैंक यू ऐसा कुछ नहीं कहता। वो कहता है काम कैसा चल रहा है? तो ये लड़की बताती है मेरे पास एक गुड न्यूज है, फाइनली डोंगफेंग जियान अभी लॉग आउट कर गया है और मैंने पता लगाया है कि उसकी पूरी फैमिली जियांगनान रेस्टोरेंट में गैदरिंग कर रही है। इधर एमसी के डिवोटी फॉलोअर ने पूरे पैलेस की लूट जमा करके उसके सामने ही ढेर लगा के रख दी थी। एमसी इस लड़की की बात सुनते हुए कहता है हाँ तुमने अच्छा काम किया। तो लड़की कहती है बॉस यही तो मेरा काम था पर आपको उस डोंगफेंग जियान को खत्म करना ही पड़ेगा वरना मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा। तो एमसी कहता है तुम चिंता मत करो। फिर इधर एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने सामने पड़ी सारी लूट को अपनी इन्वेंट्री में अंदर रखने लगता है और वो कहता है मैंने यहाँ के सारे आइटम्स को अंदर रख लिया, उसके बाद भी मेरी इन्वेंट्री के आधे स्लॉट्स खाली हैं। ये ग्रीडी स्पेस के 100 स्लॉट्स सच में बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। चलो पहले जाके मैं वांगमिंग से मिलता हूँ और उसको ये सारी चीजें बेच देता हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होकर वांगमिंग की टीम की तरफ आता है। वहीं पर ही आन और लिटिल ब्लैक को सामने से शैडो दिखाई देता है। आन तो बहुत ही खुशी से एकदम से चिल्लाती है देखो शैडो यहीं पर ही आ रहे हैं। वो खुशी से झूमते हुए बॉस बॉस चिल्लाते हुए एमसी को गले लगाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। पर शैडो वो अपना एक हाथ बढ़ा के इसे बीच रास्ते में ही थाम देता है और वो कहता है हमेशा की तरह मैं प्राइस सेट करूंगा, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मत खरीदना। इसमें 30 से भी ज्यादा कॉमन और ब्राउन टियर के आइटम्स हैं तो इसमें मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा
दूंगा और 950 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन में तुम ये सब खरीद सकते हो। और यहाँ क्विंगफेंग के कड़क हाथों की वजह से आन्यू के मुंह पे उसके हाथ का हैंड प्रिंट बन चुका था। ये लड़की फिर भी हंसते हुए बताती है ये तो एकदम सही है। और जो चीजें हमने यहाँ से उठाई थी उन सब की कीमत मिला के एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन 1000 दिनों से थोड़ी ज्यादा थी, तो मैं इन सबको राउंड अप करके 2000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन दे दूंगी। तो क्विंगफिंग जवाब देता है ये तो डील रही। फिर वो इसके सामने एक और नोटिफिकेशन विंडो को ओपन करता है और वो कहता है कि इन आइटम्स में गोल्ड टियर के, सिल्वर टियर के और इवन प्लेटिनम टियर के गियर्स भी हैं। इन सब की कीमत लगभग 18,000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन होगी। यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी और ये कहती है प्लेटिनम। वो अपनी कमर को क्विंगफेंग की तरफ झुकाते हुए अपने दो एसेट्स को एमसी को दिखाते हुए कहती है कि मेरे पास खुद के पास भी बस एक गोल्ड टियर का इक्विपमेंट ही है। अब कोई शक नहीं कि आप एक एक्सपर्ट हो, आप तो प्लेटिनम टियर के गियर्स को बेच भी सकते हो। वो खुशी से कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हमारी जांघाई सिटी का डेवलपमेंट आपकी मदद से बहुत ही तेजी से टेक ऑफ कर जाएगा। थैंक यू ब्रदर सैडो। तो क्विंगफेंग कहता है नो प्रॉब्लम, मैं तो बस थोड़ा सा हाथ बटा रहा हूँ। तभी लिटिल ब्लैक थोड़ी शरारतें करते हुए थोड़ी क्यूट एक्ट करने लगती है और वो कहती है कि ब्रदर आपकी इन्वेंट्री इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है, आप कोई डोरमन वोरमन हो क्या? पर अपना स्ट्रेट अप क्विंगफेंग वो तो इस मजाक पे हंसने की वजह अपनी पलक भी नहीं झपकाता और वो सीधा सीधा इससे कहता है लगता है अब तुम लोगों की इन्वेंट्रीज बढ़ चुकी हैं, चलो अब चलते चलते मैं तुम लोगों को एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। इस रूइन सिटी के बीचों बीच एक पत्थर का स्टैचू है, अगर तुम वहाँ ध्यान से ढूंढोगे तो वहाँ तुम्हें नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां मिलेंगी और वहीं पे ही जब तुम नीचे पहुंचोगे तो वहाँ एक टेलीपोर्टेशन सर्कल होगा जिसकी मदद से तुम वापस स्टार्टिंग विलेज में टेलीपोर्ट हो पाओगे। फिर क्विंगफेंग पीछे मुड़ जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद कहता है कि पर ध्यान रखना कि पहली बार उसे यूज करने पर तुम्हें 500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन देनी पड़ेगी, पर वापस यहाँ आना तुम लोगों के लिए फ्री होगा। इसके बारे में ध्यान से सोचो और मैं अब चलता हूँ। क्विंगफेंग के यहाँ से जाने के बाद पीछे से आन्यू जोर जोर से खुशी के मारे उछलने लग जाती है और वो हंसते हंसते चिल्लाती है देखा देखा मैंने बोला था ना, ये जरूर एक रीइंकार्नेटेड पर्सन होगा, वरना कैसे इसको इतनी हिडन इंफॉर्मेशन पता हो सकती है। बगल में वार्मिंग इसके एक्साइटमेंट से घबराते हुए डरते डरते कहता है कैप्टन आन थोड़ा सा धीरे धीरे, आप ऐसे मत बोलिए, आप मुझे डरा रही हो। तभी कैप्टन आन एक सडक्टिव पोज बनाती है और क्विंगफेंग की लेवल वाला कैन अपने बम पे रखते हुए कहती है कि कैसा रहेगा कि मैं शैडो से फ्लर्ट करने का ट्राई करूं। तो ये देख के वार्मिंग और लिटिल ब्लैक बिल्कुल चुपचाप इरिटेट होते हुए इसको बस घूरने लग जाते हैं। इन्हें देख के साफ पता चल रहा है कि इस एक्टिंग से इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और यहीं पर ही 28 चैप्टर, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने एक हाइडआउट के प्लेटिनम टियर के मास्टर को मार दिया था और अब वो लैंड ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन नाम के हाइडआउट का मास्टर बन चुका है। वो इस हाइडआउट को रियलिटी में भी ला सकता है। इसके बाद उसने ये दृढ़ निश्चय किया था कि वो अकेले के दम पे इस दुनिया के टॉप पर पहुंचेगा। दूसरी तरफ टाउन में उसकी बहन छोटे मोटे सिल्वर बॉसेस के द्वारा ही मरती जा रही थी, पर अपने हाई लेवल के ईगो की वजह से वो अपने टीममेट को भी नाराज कर देती है, तो उसका टीममेट भी सब कुछ छोड़ के भाग जाता है, तो उसकी दोस्ती भी मर जाती है। तभी टाउन में एक नोटिफिकेशन आती है जहां शैडो को पहला प्लेटिनम किल करने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है, जो सुन के ये लड़की और भी ज्यादा इरिटेट होने लगती है और मनी मन एमसी को गाली देने लगती है। दूसरी तरफ क्विंगफेंग के पास इतने इवोल्यूशन पॉइंट्स आ जाते हैं जिससे वो अपनी ग्रेडी हैंड स्किल को इवॉल्व करके लेजेंडरी ग्रेड तक पहुंचा सकता है। तो उसे लेजेंडरी ग्रेड में पहुंच जाता है और प्लेटिनम टियर के बॉस की लूट को जब वो ओपन करता है तो उसे उसके अंदर से और भी ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे वो अपनी और भी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट स्किल्स को भी इवॉल्व करके एपिक टियर तक तो पहुंचा ही लेता है। और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ब्लॉसमिंग कर्स, क्योंकि अब वो इस स्किल से उस नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम को भी एब्जॉर्व कर सकता है, जिससे पहले सिर्फ मॉन्स्टर ही एब्जॉर्व कर सकते थे। और अब वो इसकी हेल्प से हाई लेवल के बॉसेस के एरियाज में और हाई लेवल के डोमेन्स के अंदर भी आराम से मूव कर सकता है, जहाँ पर लाइफ स्पैम की कंजप्शन 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। तभी उसे मिल्की वाइट
एक इंफॉर्मेशन देती है कि डोंगफेंग जियान अभी अभी गेम से लॉग आउट कर गया है और वो और उसकी पूरी फैमिली जियांगनंग रेस्टोरेंट में गैदरिंग कर रहे हैं। तो अपना एमसी सोचता है कि पहले अपने सामानों को वांगमिंग और उसकी टीम को बेच देता हूँ, उसके बाद इससे भी निपटने चलूंगा। तो शैडो अब जाके वांगमिंग की टीम को अपने नए और पुराने लूट में मिले सामानों को जाके बेच देता है और वो इनको वापस से टाउन में कैसे जाना है उसकी इंफॉर्मेशन भी देके यहाँ से चले जाने लगता है। ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन जानने के बाद तो आन्वे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाती है कि शैडो एक रीइंकार्नेटेड पर्सन है और वो शैडो को सेड्यूस करने के बारे में सोचती है, जो देख के उसकी टीम इसको घूरने लगती है। यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ क्विंगफेंग वांगमिंग को अपने सामान बेचने के बाद इन लोगों से थोड़ा दूर निकल आता है और फिर वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उस ऑप्शन पे क्लिक करता है जहाँ से वो अपनी एबिलिटीज को रियल लाइफ में एक्सट्रैक्ट कर सकता है। क्विंगफेंग कहता है कि अभी मेरा लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और मेरी क्लास एडवांसमेंट भी एक्टिवेट हो गई है, तो मुझे इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। अगले ही पल एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 27,000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम कंज्यूम कर ली है, जिससे तुम्हारा लेवल सिंक्रोनाइजेशन और क्लास एडवांसमेंट सिंक्रोनाइजेशन दोनों ही सिंक्रोनाइज हो चुके हैं और अब तुम इनकी पावर का रियलिटी में भी इस्तेमाल कर पाओगे। इनको सिंक्रोनाइज करने के बाद क्विंगफेंग के अंदर से गोल्डन शाइनी ऑरा निकलने लगता है, जिसे फील करने के बाद एमसी कहता है ये तो बहुत शानदार है, अब आगे मुझे अपनी स्किल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले स्टेल्थ को एक्सट्रैक्ट किया था पर वो सिर्फ लेवल 1 की थी, और इस बार मैं सिर्फ अपने रियल लाइफ के स्टेल्थ के लेवल को ही नहीं बढ़ाऊंगा बल्कि मैं और भी ज्यादा स्किल्स को एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। फिर क्विंगफेंग 1946 दिनों की लाइफ स्पैम का इस्तेमाल करके अपने स्टेल्थ के लेवल को लेवल 10 तक पहुंचा लेता है। इसके बाद तो क्विंगफेंग कहाँ जिस भी स्किल पे जाए उसे वो एक्सट्रैक्ट करने लगता है, जैसे 900 दिनों में बैक स्टेप इनहेंसमेंट, 1000 दिनों में ग्रीडी हैंड, 3200 दिनों में इंस्टेंट शैडो स्लैश, 5366 दिनों में घोस्ट ब्लर, 1699 दिनों में ब्लूमिंग कर्स फ्लावर, 11313 दिनों में ब्लैक लाइट शील्ड। और इतनी सारी स्किल्स को खरीदने के बाद एमसी का इनसे लेवल सिंक्रोनाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है और अब क्विंगफेंग के पास बस 7480 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम ही बची है। इसके बाद क्विंगफेंग कहता है कि अब बारी है मेरे इक्विपमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की। देन वो 3600 दिनों में गोल्ड ग्रेड के जूते बूट्स ऑफ कंसीलमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। हाँ, इन जूतों का नाम भी बदल दिया है, पहले कुछ और था। देन वो 3394 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम में गोल्ड ग्रेड का डिवोटी पेंडेंट को एक्सट्रैक्ट करता है। फिर वो इस पेंडेंट के बारे में थोड़ा सोचते हुए बताता है कि ये गोल्ड ग्रेड का डिवोटी पेंडेंट सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये ना सिर्फ मेरी स्किल्स के कूलडाउन को कम करता है बल्कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये एक सिल्वर ग्रेड के डिवोटी फॉलोअर को समन करता है, जो कि वर्चुअली अभी के लिए रियलिटी में तो इनविंसिबल ही है। पर इनके चक्कर में मैं इतने समय से लाइफ स्पैम बचा रहा था, वो सारी की सारी सेविंग्स एक ही बार में खत्म हो गई। मेरे पास अब बस 486 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम बची। हाँ, पर चलो ये भी बढ़िया है कि अब मेरी रियलिटी में स्ट्रेंथ गेम से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। फिर क्विंगफेंग खुद को इस गेम से लॉग आउट करने लगता है और वो गायब होते हुए कहता है मुझे अब भी बहुत सारी लाइफ स्पैम कमानी होगी। अब जब मैं अगली बार गेम में वापस आऊंगा तो मैं इतनी लाइफ स्पैम कमाऊंगा कि अगली बार ऑफलाइन जाने से पहले मैं अपने आप को रियलिटी से पूरी तरह से सिंक्रोनाइज कर सकूं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें रियलिटी में कहीं से बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोक निकलती हुई दिखाई जाती है। फिर हमें नीचे क्विंगफेंग को दिखाया जाता है और ये इतनी सारी ब्लैक स्मोक क्विंगफेंग के अंदर से ही निकल रही थी और इस स्मोक में क्विंगफेंग सच में बहुत डेंजरस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। फिर क्विंगफेंग एक गहरी सांस भरता है जिससे उसका ये ब्लैक ऑरा गायब हो जाता है। फिर वो अपने घर के पलंग पे आराम से बैठ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि क्वेंसीसी को इस जगह के एड्रेस के बारे में पता है, तो सबसे पहले सेफ रहने के लिए मैं ये जगह बदलना चाहूंगा। और अगर मैं अपनी सोल प्यूरिफिकेशन लैंड को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ तो वो लगभग 1300 सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम में तो आएगी ही, ये इससे ज्यादा भी हो सकती
है। अभी तो मैं बिल्कुल गरीब हो चुका हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो सबसे पहले मुझे एक टेम्परेरी रेसिडेंस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मैं अभी के लिए रह सकूँ। फिर कुंगफेंग अपने हाथ को उठाता है और उसके बाद वो अपने ग्रीडी हैंड के ग्रीडी स्पेस का इस्तेमाल करता है और यहाँ की सारी चीजों को उसके अंदर रखने लगता है। बेड, कबर्ड, टेबल सब कुछ उसके अंदर ही समाने लगता है और बस पलक झपकते ही कुंगफेंग के रूम का सारा सामान उसकी इन्वेंट्री में चला जाता है। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, कुंगफेंग ने तो अपने रूम का सामान ही अपनी इन्वेंट्री में रखा है, फिर इसका रूम इतना चमकने धमकने कैसे लग गया? क्या इसने धूल मिट्टी भी अपनी इन्वेंट्री में रख ली क्या? हाँ, जो भी हो, यहाँ कुंगफेंग अपना सारा सामान इन्वेंट्री में रखने के बाद हंसने लग जाता है और वो कहता है कि ग्रीडी हैंड के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ स्पेस सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी की सारी चीजें डायरेक्टली मेरी पॉकेट में ही आ गई हैं। तभी कुंगफेंग तुरंत छलांग लगा के अपने रूम की खिड़की पे बैठ जाता है और वो खिड़की पे बैठे बैठे अपना मोबाइल चलाते हुए कहता है कि डोंगफेंग जियान अभी जियांगनान होटल में है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। फिर वो ऊपर ये गहरी सांस भरता है और वो कहता है कि मेरी अभी की रफ्तार के हिसाब से मैं वहां 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, और वो फुल स्पीड में उसी बिल्डिंग से ही कूद जाता है। और कूदने से पहले उसने अपनी स्टेल्थ को एक्टिवेट कर लिया था और यहाँ इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है कि अब तो हमें भी ब्लर ही दिखाई दे रहा है। कुंगफेंग जिस जियांगनान होटल की तरफ आगे बढ़ रहा है, हमारा सीन चेंज होकर उसी होटल में आ जाता है। इसी होटल में डोंगफेंग जियान अपने पूरे परिवार के साथ डिनर कर रहा है। इसी टेबल पे खाना खाते खाते एक बंदा कहता है, हमारी अभी की सिचुएशन को देखने से ऐसा लगता है कि उस गेम की अलग अलग एबिलिटीज और लाइफ स्पैम रियल वर्ल्ड पे भी अफेक्ट करती हैं। ये हमारी डोंगफेंग फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस बार जाइनर ने बहुत अच्छा काम किया, ना सिर्फ उसने गेम के अंदर इतनी जल्दी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया, बल्कि एक ग्रुप भी क्रिएट कर लिया। यहाँ जाइनर मतलब कि डोंगफेंग जियान की बात हो रही है। यहाँ डोंगफेंग जियान कहता है, ग्रैंडपा ये तो वही चीज है जो मुझे करनी चाहिए, डोंगफेंग फैमिली के मेंबर होने के नाते मैं इतना तो आसानी से कर ही सकता हूँ। तो इनका ग्रैंडपा कहता है कि जाइनर की ग्रोथ को देखते हुए मुझे भी राहत मिल रही है। इस बार हमें बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली थी, तो हमने उस सब से बहुत सारी स्किल्स और इक्विपमेंट्स खरीद लिए, और इतनी सारी स्किल्स इक्विपमेंट्स हमने इसीलिए खरीदे हैं ताकि हमारी फैमिली के कोर मेंबर्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेवल 10 तक पहुंच सकें, ताकि वो इस नए एरा में निखर के आगे बढ़ सकें और हमारी डोंगफेंग फैमिली का इन्फ्लुएंस रियलिटी में पूरी दुनिया में फैला सकें। रियलिटी और गेम दोनों ही फ्रंट में अगर हमारी फैमिली ऐसे ही डेवलप करती रही तो हमारी फैमिली डेफिनेटली एक रीजनल ओवरलॉर्ड बन जाएगी, और इसके बाद तो 10,000 सालों की फैमिली या 10,000 सालों की डायनेस्टी बनाना भी कोई सपना नहीं रह जाएगा। यहाँ पर डायनेस्टी का मतलब किंगडम से है। और इस बुड्ढे की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि इसने 2-4 पैक ज्यादा चढ़ा लिए हैं। पर इस बुड्ढे की बातें सुनकर डोंगफेंग जियान थोड़ा सीरियस लुक देने लगता है और उस बुड्ढे को घूरते हुए मनी मन सोचता है, डैम ये बुढ़ा आदमी, इसकी आधी बॉडी पहले ही कब्र में घुस चुकी है, उसके बावजूद ये फैमिली पैट्रियार्च की पोजीशन पे सुपर ग्लू लगा के चिपका हुआ है, फिर भी इसके ऊपर से इसको इमोर्टल्स की तरह हमेशा के लिए जीना है। फिर वो एकदम सीरियस लुक के साथ अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए अपना डेडली प्लान अपने मनी मन सोचता है, हाँ जैसे ही मैं शैडो को अपने कब्जे में कर लूं उसके बाद सबसे पहले मैं उसे फोर्स करूंगा ताकि वो अपने सीक्रेट्स मुझे बताए, और फिर मैं उसे अपने लिए लाइफ स्पैम कमाने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल करूंगा। एक बार मैं रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आ जाऊं फिर तो तुम सबको मरना ही होगा। वाह भाई बाप 10 नंबरी तो बेटा 100 नंबरी। दद्दू को राजा बनना और पोते को रैंक नंबर 1। फिर उसका दद्दू डोंगफेंग जियान से कहता है, अरे हाँ वैसे तुम लास्ट टाइम शैडो के साथ डील करने वाले थे ना, उसकी अरेंजमेंट्स कैसी रही? तो डोंगफेंग जियान मुस्कुराते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ग्रैंडपा आप सुनिश्चित रहें, मैंने एक भरोसेमंद औरत को ढूंढ लिया है जो शैडो को लूर करके उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता लगा लेगी, और जल्दी हमारे पास इसकी भी न्यूज आ ही जाएगी। दद्दू
कहता है कि ध्यान रहे उसे जिंदा पकड़ना। अगर सैडो जैसा बंदा हमारी डोंगफेंग फैमिली को सर्व करने के लिए होगा तो ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही बड़े बड़े बेनिफिट्स लेके आएगा। जो सुन के डोंगफेंग जियान भी हाँ कहता है। ये लोग बात कर ही रहे थे तभी हमारा सीन चेंज होकर बाहर की तरफ आता है, जहाँ पर क्विंगफेंग ने सारे गार्ड्स को निपटा दिया है और वो अंदर से आ रही आवाजों को सुनता है। वहाँ पर डद्दू की आवाज आ रही थी, चलो डोंगफेंग फैमिली के रिवाइवल के लिए सभी लोग टोस्ट करते हैं और ड्रिंक करते हुए सभी लोग डोंगफेंग फैमिली की लंबी उम्र के लिए चिल्ला रहे होते हैं। इधर क्विंगफेंग इन लोगों की बकवास को इग्नोर करते हुए मनी मन सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि नोबल फैमिली मेंबर्स के पास एक्चुअली में गन्स भी होंगी। घोस्टली ब्लर और ब्लैक लाइट सील्ड से मैं 100% डॉच रेट को अचीव नहीं कर सकता, पर मैंने अपने आर्मर को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं। तो क्विंगफेंग अपने डिवोटी के पेंडेंट से उसके डिवोटी को बाहर निकालता है और वो मनी मन सोचता है कि मेरे सर या दिल में कहीं एक बुलेट घुस गई तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, तो मुझे अब भी केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर क्विंगफेंग इस घुर्राते हुए डिवोटी फॉलोअर की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है कि इस डिवोटी फॉलोअर के पास मेले अटैक्स के लिए बड़े बड़े नाखून है और दूर से हमला करने के लिए ग्रीन फ्लेम्स हैं और एक सिल्वर ग्रेड का बॉस होने के लायक डिवोटी फॉलोअर के पास स्ट्रॉन्ग डैमेज एब्जॉर्प्शन है। भले ही फायर आर्म्स के द्वारा इसके ऊपर हमला क्यों ना किया जाए, ये लंबे समय तक इन सबको झेल जाएगा। फिर क्विंगफेंग इसे ऑर्डर देता है, जाओ अंदर जाओ और किसी भी सर्वाइवर को जिंदा मत छोड़ना। तो डिवोटी फॉलोअर भी इसकी बात मानते हुए सीधा दरवाजे को लात मार के खोलता है और इसके अंदर आ जाता है। लोगों को पार्टी में कुछ समझ में नहीं आता कि ये आखिर चीज क्या है। पहले लोग थोड़ी देर इसे घूरते हैं, फिर एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, कौन है तू, यहाँ पर कैसे आ गया। पर डिवोटी फॉलोअर जब सामने जिंदा इंसानों को देखता है तो ये जोर से दहाड़ते हुए इन्हीं की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पीछे से डोंगफेंग जियान भी चिल्लाता है, नहीं ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर ये तो एक गॉड फॉरसेकन गेम का एक मॉन्स्टर है, सभी लोग फायर करो तुरंत। उसके सारे गार्ड्स ने अपनी गन्स को पहले ही इसके ऊपर पॉइंट कर लिया था और ऑर्डर मिलते ही ये तुरंत ही उसके ऊपर गोलियों की बारिश कर देते हैं। पर इतनी गोलियां खाने के बावजूद ये डिवोटी फॉलोअर घुर्राते हुए आगे बढ़ रहा था और अंदर आते ही ये जोर से अपनी ग्रीन फ्लेम्स का हमला इन गार्ड्स के ऊपर करता है और सभी लोगों का शरीर बहुत ही तेज से इन्हीं ग्रीन फ्लेम्स में जलने लगता है। सब जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, तभी वो फॉलोअर तेजी से आगे बढ़ता है और इन्हीं गार्ड्स के कैप्टन के ऊपर अपने बड़े बड़े नाखूनों से हमला करके उसकी बॉडी के आर पार अपना हाथ घुसा देता है, जिसे देख के ये कैप्टन और बाकी सारे गार्ड्स बहुत हैरान हो गए थे। पर ये डिवोटी फॉलोअर अपना मैसेकर कंटिन्यू रखता है। एक मेहमान को मारने के बाद वो सीधा ही इस दद्दू के ऊपर ही टूट पड़ता है। वो दद्दू जोर से चिल्लाता है, ज़ैनर मेरी मदद करो। पर ज़ैनर दद्दू की बातें सुनने के बावजूद उसकी मदद करने की बजाय तुरंत ही दौड़ पड़ता है बाहर के लिए। वो जोर से चिल्लाता है, डैम इट। और वो मनी मन सोचता है, मुझे तुरंत ही यहाँ से भागना होगा, जैसे ही मैं यहाँ से भाग के गेम में एंटर कर जाऊंगा मैं सेफ रहूंगा। वही सोच सोच के अब भी कंफ्यूज था और उसके भी पसीने छूट रहे थे कि गॉड फॉरसेकन गेम का मॉन्स्टर रियलिटी में आया कैसे। पर वो ये सारी चीजें इग्नोर करते हुए सोचता है कि जैसे ही मैं गेम में लेवल 10 तक पहुंचूंगा और अपनी एबिलिटीज को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, फिर तो मुझे कोई भी नहीं धमका पाएगा। पर बाहर निकलते ही उसे क्विंगफेंग अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए नजर आता है और वो कंफ्यूजन में सोचता है, वेट ये तो। पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही क्विंगफेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अगले ही पल उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। मरते टाइम भी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और एमसी इसको मारते हुए आगे निकल जाता है। क्विंगफेंग स्टेल्थ मोड में आगे बढ़ जाता है, पर यहाँ डोंगफेंग जियान का सर अब भी शायद से अलाइव था और ये कांपती आवाज में सैडो का नाम चिल्लाता है और तभी उसके आसपास से लाल लाइट सी जलने लगती है। चारों तरफ फूल खिलने लग जाते हैं। इसके सर से, उसकी बॉडी से, शरीर से, हाथों से, हर जगह से फूल खिलने लगते हैं। और जी हाँ, एमसी ने ब्लॉसमिंग कर्स का इस्तेमाल किया था। फिर क्विंगफेंग हाथ बढ़ा के सारी लाइफ स्पैम को इसके अंदर से एब्जॉर्व करता है और एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 27,000 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम और 482 सालों की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम एब्जॉर्व कर ली है। ये देख के तो क्विंगफेंग भी बहुत खुश हो जाता है और वो एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये तो कितनी ग्रेट लूट थी। और क्विंगफेंग की इसी मुस्कुराहट के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।